इस तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है पहली नज़र में शायद आपको बहुत ही वो इनोसेंट नेचर से ईमानदार लगे, लेकिन जब आप इसकी असली स्टोरी जानोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि इस इंसान का वो चेहरा जिसकी कल्पना ना उसकी पत्नी ने शादी से पहले की थी और ना ही शादी करवाने उसके पेरेंट्स ने यानी उसके माता पिता ने भी कभी कल्पना नहीं की थी। असल में ये कोई सिंपल इंसान नहीं था, बल्कि क्रिमिनल माइंडसेट से भरा हुआ शख्स था। कहने को ये एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन फिर भी इसकी असली पहचान एक ऐसे इंसान के तौर पे थी जिसके अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ था। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्दी में छिपा गुनहगार, या फिर यूं कह लीजिए कि वर्दी वाला गुंडा, जिसने न सिर्फ अपनी वर्दी का पावर का गलत इस्तेमाल करा बल्कि 2 फैमिलीज की जिंदगियां तबाह कर दी। पहले उसने अपनी वाइफ अपर्णा की जिंदगी को खत्म कर दिया और उसके बाद अपने ही डिपार्टमेंट की लेडी कांस्टेबल सुमित्रा की जिंदगी से खेल गया। इस केस में इतने सारे टर्न एंड ट्विस्ट हैं कि ये केस किसी के लिए भी समझना आसान नहीं था। यहाँ ना कोई लव स्टोरी है, ना ही कोई सिंपल अफेयर मैटर। यहाँ जो सामने आया है वो असल में एक न्यू फियर को अनलॉक करता है। सो वेल, माय नेम इज सुमित एंड यू आर वाचिंग लेडी कांस्टेबल सुमित्रा एंड अपर्णा केस। भुवनेश्वर, जहाँ की सड़कों पे हर दिन भीड़ रहती है, उसी भीड़ को संभालने के लिए कई ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती हैं और उन्हीं में से एक थी सुमित्रा साहू। उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। सुमित्रा यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी करती थी और पेरेंट्स भी उसे देखकर काफी प्राउड फील करते थे। लेकिन उसके बाद स्टोरी ने अचानक से एक मोड़ ले लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अब 6 सितंबर 2025 की सुबह सब कुछ नॉर्मल ही था। सुमित्रा रोज की तरह सुबह अपनी ड्यूटी पे निकल पड़ती है और फिर कुछ घंटे बाद घर को भी थोड़ी लौटती है। लेकिन उसके बाद उसे बुला लिया जाता है अर्जेंट कॉल के नाम पे। बिना देरी किए फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है और प्रॉब्लम यहीं से फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद वो वापस घर लौटी ही नहीं। पेरेंट्स ने पहले सोचा कि शायद ओवर टाइम होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे टेंशन भी बढ़ने लगी। पेरेंट्स ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ही जवाब आया, फ़ोन अनरीचेबल। उसके बाद फैमिली ने सोचा कि शायद ऑफिस से कोई क्लू मिल जाएगा, चलो ऑफिस चलते हैं। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पे जब चेक इन किया तो बहुत ही ज़्यादा वो हैरान हुए। तब जाकर उन्हें शौक लगा जब पता चला कि सुमित्रा का फ़ोन तो ऑफिस में पड़ा है। अब सवाल बड़ा था कि अगर फ़ोन ऑफिस में था तो बाहर किसके साथ गई थी और कहाँ चली गई। हालांकि उस वक्त कॉल से कुछ सॉलिड सबूत नहीं सामने आए थे और अब इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन क्लैरिटी अभी भी बिल्कुल जीरो थी। हर जगह उसके पोस्टर लगाए जा रहे थे, मिसिंग के पोस्टर जिस तरह से होते हैं। अनाउंसमेंट किया जा रहा था, कोई अगर उसके बारे में जानकारी देता है कि वो कहाँ है तो उसे 25,000 मिलेगा। लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था और इसके बाद 1 हफ्ते तक कोई क्लू हाथ नहीं आया। और फिर 12 सितंबर को उन्होंने सोचा कि डिपार्टमेंट के अंदर ही पूछताछ करनी होगी, क्योंकि सुमित्रा खुद यूनिफॉर्म फैमिली का हिस्सा थी तो उसके आसपास के लोगों से पूछना भी काफ़ी ज़रूरी था। और तभी धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, दीपक राउत। कुछ साथियों ने कहा कि सुमित्रा अक्सर उसके साथ ज़्यादा नजर आती थी। ड्यूटी के बाद भी दोनों को कई बार साथ में देखा गया था, कभी वो मार्केट में तो कभी कैंटीन में। और अब पुलिस ने दीपक से सवाल जवाब किए। पहली नज़र में वो बहुत ही नॉर्मल दिखा और बड़ी आसानी से बोला, सर मुझे कुछ नहीं पता, हो सकता है वो खुद ही कहीं चली गई होगी। उसने ये भी कहा कि 6 सितंबर को तो वो अपने एक रिश्तेदार से मिलने क्योंझोर के घाट गांव गया था। उसने ये भी कहा कि वहाँ से लौटते वक्त उसने तारनी मंदिर के बाहर सेल्फी भी ली थी और प्रूफ के तौर पे वही उसने पुलिस वालों को दिखाए। पहले नज़र में ऐसा लगा जैसे उसकी बातों में दम तो है, लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर ने उसकी बॉडी लैंग्वेज और गौर से देखी और यहीं से पुलिस को अंदर ही अंदर लगने लगा कि शायद कुछ छिपाया जा रहा है। तो पुलिस ने तय किया कि उसकी बातों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। प्लान बनाया कि उसी दिन 6 सितंबर का ट्रैवल रूट ट्रेस किया जाए। यानी लॉजिक साफ था कि अगर दीपक सच बोल रहा है तो उसकी गाड़ी रास्ते के टोल गेट पर जरूर रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि हर टोल गेट पर एंट्री रजिस्टर होती है और साथ ही सीसीटीवी भी रहता है। इसीलिए पुलिस टीम ने अलग अलग टोल प्लाजा से रिकॉर्डिंग निकालवाई और कई घंटों की फुटेज खंगाली गई और आखिरकार 6 सितंबर की शाम एक फ्रेम सामने आया जिसने केस की दिशा ही बदल दी, क्योंकि उस फुटेज में साफ दिख रहा था वही गाड़ी जिसका नंबर दीपक के नाम पर था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि गाड़ी उस रास्ते पर नहीं थी जहां से घाटगांव वाले रिश्तेदार के घर पहुंचाया जाना चाहिए था, बल्कि वो सीधा भुवनेश्वर से निकलकर क्योंझोर का घना जंगल रूट की तरफ जाती हुई नजर आई।
अब पजल के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। पुलिस ने तुरंत उसका मोबाइल लोकेशन निकाला और सरप्राइजिंगली ये था कि 6 सितंबर और 7 सितंबर की रात उसकी लोकेशन भुवनेश्वर से बहुत दूर किंझोर जंगल एरिया में ट्रेस हुई। यानी उसकी गिवन स्टोरी और एक्चुअल लोकेशन बहुत ही बड़ा डिफरेंट दिखा रही थी और यहीं से सस्पिशन और गहरा होता चला गया। मिसिंग केस अब सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं लग रहा था, अब लग रहा था कि इस कहानी में छिपे हुए बहुत सारे राज हैं जिसे बाहर आना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करता जो भी ऑफिसर्स थे उन सभी ने रास्ते के जो भी पेट्रोल पंप्स थे, रोड साइड ढाबा थे, वहाँ पे चेक इन किया और वहाँ के कर्मचारियों से पूछताछ की। तो वहाँ जाकर के पता चला, किसी ने बताया कि रात को उन्होंने होंडा सिटी कार गुजरती हुई देखी थी और उसमें सिर्फ ड्राइवर ही नहीं बल्कि 2 लोग और बैठे हुए थे। इसी इन्फो ने पुलिस की थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग कर दी। फिर 12 सितंबर से लेकर अगले कई दिनों तक किंझोर के डेनिस फॉरेस्ट इलाके में लगातार सर्च शुरू हुई। पुलिस टीम ने लोकल विलेजर से पूछताछ की। तभी एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ दिन पहले रात को उसने 3 लोगों को जंगल के अंदर टॉर्च जलाकर गड्ढा खोदते हुए देखा था और उस वक्त उनके पास एक गाड़ी भी खड़ी थी। ये बयान पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब लोकेशन भी मैच कर रही थी और आई विटनेस के स्टेटमेंट भी। इसीलिए 15 सितंबर को उस जगह को मार्क किया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला लिया गया और मिट्टी पर ध्यान से देखने पे साफ समझ में आया कि यहाँ पे ताज़ा खुदाई की गई थी, उसके निशान हैं। और अब 16 सितंबर की सुबह जेसीबी मशीन मंगवाई गई, भारी सिक्योरिटी के बीच खुदाई शुरू हुई और हर कोई बेचैन था। मजदूर के हाथ कांप रहे थे और आसपास खड़े पुलिस वाले भी टेंशन में थे। फिर कुछ देर बाद खुदाई के बाद जब मिट्टी हटी तो एक बोरी जैसी चीज बाहर आई। बदबू इतनी तेज थी कि सब एकदम पीछे हट गए और फिर बोरी बाहर निकाली गई और जब वो खोला गया तो अंदर से एक डेडली डिकम्पोज्ड महिला का शव मिला। कपड़े देखकर तुरंत ये शक हुआ कि ये वही हो सकती है, क्योंकि बैगनी ड्रेस जो कि मिसिंग अलर्ट में डिस्क्राइब की गई थी और उसका पता बताने वाले को 25,000 देने की भी घोषणा की थी। लेकिन अब कहानी कुछ और थी। हालांकि उस दिन शव को सेफ रखा, फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किए और इसे भुवनेश्वर ले जाया गया, यानी शव को भुवनेश्वर लेकर के गए। फिर 17 सितंबर की सुबह सुमित्रा के पेरेंट्स को बुला लिया गया। जब उन्होंने उसे देखा तो कपड़ों और ढांचे से उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी सुमित्रा ही है। उस पल का जो माहौल था बिल्कुल बेहद ही हैवी हो गया। माँ जमीन पर गिर के रो पड़ी और पिता शॉक में खड़े रहे। जिसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टर ने साफ बताया कि गले पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान साफ नजर आ रहे हैं और उसी वजह से उसकी सांसें रुक गई थी। अब पुलिस के पास सबूत के एक स्ट्रॉन्ग चेन बन चुकी थी और सारे टेक्निकल एविडेंस भी सीधा उसी की तरफ इशारा कर रहे थे और अब इसीलिए 17 सितंबर की शाम को उसे फॉर्मल कस्टडी में ले लिया गया। लेकिन शुरुआत में वो बिल्कुल काफी शांत दिखा और बिल्कुल नॉर्मल होकर के बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो सिर्फ अपने रिलेटिव से मिलने गया था। और प्रूफ दिखाने के लिए उसने फिर से वही टेम्पल की जो सेल्फी ली थी वहाँ पे वो सब कुछ दिखाए। लेकिन ऑफिसर्स अब हर एंगल वेरीफाई कर चुके थे जो उसकी कहानी को अब पूरी तरह झूठा साबित करने को तैयार थे। जब उससे पूछा गया कि 6 सितंबर की रात उसकी कार किंझोर जंगल मार्ग पर क्यों गई थी तो उसने सीधा जवाब देने के बजाय बातें घुमाना शुरू कर दी। क्योंकि वो पेशे से खुद एक पुलिस ऑफिसर था, वो सब कुछ जानता था कि क्या तिकड़म लगाने हैं, सामने वाला क्या सवाल पूछेगा, मुझे क्या जवाब देना है। इसलिए अब पुलिस ने तय कर लिया कि अगर सच में निकालना है तो दीपक की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करनी होगी, वो डिटेल खंगालनी पड़ेगी जो शायद ये हमसे छिपा रहा है। इसीलिए 18 सितंबर से उसके घर में ऑफिशियली रिकॉर्ड छानबीन करनी शुरू कर दी। ऑफिसर्स ने सबसे पहले उसकी बैंक स्टेटमेंट और लॉकर चेक किए तो वहीं से एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन सामने आई। इतना ही नहीं, फिर डिपार्टमेंट से जुड़े पेपर्स भी निकाले गए और तभी सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि दीपक ने जुलाई 2024 में सुमित्रा साहू से कोर्ट मैरिज कर ली थी। ये मैरिज ना तो ओपनली सोसाइटी में किसी को पता थी और ना ही उनके खुद सेल्फ डिपार्टमेंट में क्लियर थी, क्योंकि जब हम कहीं पे काम करते हैं तो उस डिपार्टमेंट को हमारी सारी बातें पता होती हैं कि हमने शादी वादी भी करी है। यानी ये रिश्ता फैमिली और बाहर वालों से ऑलमोस्ट छिपा कर रखा गया था। पर क्यों? लेकिन सच बताऊं तो गाइज, असल में इसी के जवाब में इस पूरी कहानी की, इस पूरी घटना की सच्चाई छिपी थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे एक और महिला की घुटी हुई सांसों का गहरा राज छिपा हुआ था। अप्रैल 2018 यही वो महीना था जब दीपक राउत की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया था। यानी उसकी पहली शादी हुई थी अपर्णा प्रियादर्शनी से। दीपक उस वक्त भुवनेश्वर कमिश्नरेट में पोस्टिंग पर था और अपर्णा सरकारी नौकरी कर रही थी।
रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई पोस्ट पर थी वो। फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और शादी के बाद घर वालों को लगा कि दोनों की ज़िंदगी अब स्टेबल चलेगी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही रिश्ते में छोटे छोटे क्रैक्स दिखने लगे। दीपक का नेचर काफ़ी कंट्रोलिंग था और अपनी वाइफ को बहुत परेशान करता था। अपर्णा खुद रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, स्टेबल सैलरी थी। इसीलिए दीपक अब बार बार उनसे पैसों की डिमांड करने लगा। कभी कहता कि घर का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कभी पर्सनल ज़रूरतें बढ़ रही हैं, कभी वो लोन लेता। मतलब कई बार तो उसने अपनी बीवी के नाम पे बिना बताए बैंक से पैसे भी उठा लिए। यहीं से दोनों के बीच आर्गुमेंट शुरू हो गए। यानी अब अपर्णा को समझ में आने लगा कि जो उसका ये पति है वो उसे सिर्फ इनकम सोर्स की तरह देखता आ रहा है। इसके बाद टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। फैमिली ने शुरू में इसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की लड़ाई समझा, लेकिन असल में कहानी कहीं ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। और फिर आया 17 मार्च 2022। उस रात करीब 9 बजे दीपक और अपर्णा भुवनेश्वर के पास राधा किशोरपुर इलाके से गुजर रहे थे। उस रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। यानी अचानक यहाँ पर उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है और उसी दौरान अपर्णा पैदल सड़क किनारे चलने लग जाती है कार से बाहर निकल करके कि तभी अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है जो कि काफी स्पीड में थी। वो टक्कर मार के वहां से गुजर जाता है। हालांकि अपर्णा के पति दीपक ने यहाँ पे उसे उठा के कटक के अश्वनी हॉस्पिटल लेकर के गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बचाने की कोशिश की पर बचा नहीं पाए। इसीलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में इस केस को रोड एक्सीडेंट मान लिया गया। लेकिन अपर्णा का परिवार गहरे शॉक में था। भले ही शुरुआत में सबने इसे बड़ा बैड लक माना कि बैड लक था इसलिए ऐसी घटना हुई, लेकिन दिन बीतते बीतते कई बातें सस्पिशियस बनने लगी, एक मिस्ट्री बनने लगी। ट्रक के बारे में कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई, आई विटनेस स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं कर रहे थे और सबसे बड़ा सवाल, जिस ट्रक का नंबर रिपोर्ट में दर्ज कर दिया गया था वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। और यही वजह थी कि धीरे धीरे अपर्णा का परिवार इस कहानी को लेकर काफी डाउट करने लगा। उन्होंने कुटनी थाना जाकर दोबारा जांच की डिमांड रखी, लेकिन उस समय मामला आगे नहीं बढ़ पाया और इसे एक्सीडेंट मानकर इस फाइल को बंद कर दिया गया और वो राज हमेशा के लिए राज रह गया। लेकिन कहते हैं ना, सच को हम कितना भी दबा लें, कितना ही दबाना क्यों ना चाहें, वो एक दिन सामने आ ही जाता है। और हुआ भी कुछ ऐसा। लेकिन उस राज को सामने लाने का एकमात्र जरिया बनी सुमित्रा साहू। और अब 2 साल बाद यानी 2024 में दीपक की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। यानी जब उसकी मुलाकात होती है सुमित्रा साहू से। हाँ, वही सुमित्रा जो उस वक्त 25 साल की थी और भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के रूप में ड्यूटी पर तैनात थी और पेरेंट्स की इकलौती बेटी, मेहनती, सिंपल और अपने काम में हमेशा फोकस्ड। इसी दौरान पोस्टिंग और डिपार्टमेंट की वजह से उसकी मुलाकात दीपक से हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे ये मुलाकातें एक हैबिट बन गई। दीपक ने खुद को बहुत केयरिंग और लॉयल दिखाया, इसीलिए धीरे धीरे दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग बननी शुरू हो गई। सुमित्रा अपने पर्सनल स्ट्रगल, जॉब प्रेशर और फैमिली की एक्सेप्टेशंस दीपक के साथ शेयर करने लगी और दीपक हर बार उसे भरोसे में ले लेता, उसे भरोसा दिलाता कि तुम्हें अकेले ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, अब मैं तुम्हारे साथ। इसी बॉन्डिंग के बीच एक दिन दोनों साथ बैठे थे। माहौल थोड़ा सीरियस हो चुका था कि इसी बीच सुमित्रा ने कैजुअली पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कभी पहले कोई सीरियस रिलेशन रहा है किसी के साथ? तब दीपक कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मेरी एक शादी हो चुकी थी। मेरी पहली पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी जान एक रोड एक्सीडेंट में जा चुकी है। ये सब बोल करके वो थोड़ा इमोशनल खुद को दिखाने लगा। उसने आगे कुछ एक्स्ट्रा डिटेल नहीं बताई, बस इतना कहा कि वो हादसा मेरे कंट्रोल से बाहर था और अब मैं अकेला हूँ। और यहीं से उसके दिल में सिंपैथी और बढ़ गई। दीपक ने इस सिंपैथी को अपने ही फेवर में यूज़ किया और धीरे धीरे ये बातें शादी की तरफ बढ़ती गई। सुमित्रा ने कहा कि अगर सच में हम रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रॉपर शादी कर लेते हैं, तुम मुझसे शादी कर लो। दीपक ने तुरंत यहाँ पे हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी, हाँ शादी करेंगे, लेकिन फिलहाल सबको बताना सही नहीं होगा। डिपार्टमेंट में कॉम्प्लिकेशंस होंगी क्योंकि हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं, फैमिली इश्यूज भी होंगी, बेहतर होगा कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और उसने यकीन दिलाया कि ये बस फॉर्मेलिटीज़ हैं, जल्द ही सबको बता देंगे। और फिर आगे चल के जल्द ही वो दिन भी सामने आया, यानी 23 जुलाई 2024 को भुवनेश्वर कोर्ट में दोनों ने मैरिज रजिस्टर करवाई और ऑफिशियली वो कंप्लीट एक कपल हो गए। तो गाइज नाउ बैक टू द टाइमलाइन। यानी जब सारे सबूत और गवाहों के बाद दीपक राउत को अरेस्ट कर लिया गया था, उससे पूछताछ शुरू हो चुकी थी और ऑफिसर ने उनसे सीधा सवाल किया। तब उसने बताना शुरू किया कि 6 सितंबर की शाम उसने खुद सुमित्रा को कॉल किया था
अब देखो सुमित्रा खुद उसकी ऑफिशियल बीवी थी, उसे पता था कि मैं तो उसकी वाइफ हूँ, तो इसीलिए बिना किसी सवाल जवाब के वो उसके पास चली गई। हालांकि उसने अर्जेंट कॉल के बहाने से उसे बुलाया था कि कुछ फैमिली मैटर से हम फैमिली कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। और पहुंचने के बाद सुमित्रा को गाड़ी में लिया गया, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि गाड़ी में उस रात 2 लोग और भी बैठे हुए थे उस गाड़ी में, उसका भतीजा विनोद और एक लोकल कॉन्टैक्ट शंभू। और उन्होंने रास्ते में पहले थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़ा माहौल गर्म हुआ और उन्हीं गर्मा गर्मी में उन तीनों ने मिल करके उसका गला दबा करके सुमित्रा को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और फिर वो किंझोर के घने जंगल की तरफ गया जहां पहले से जगह तय की गई थी, और फिर तीनों ने मिलकर एक गड्ढा खोदा और बेजान सुमित्रा को बोरी में भरकर उसी में दफन कर दिया। जिसके बाद गाड़ी साफ की गई और दीपक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए प्लान बनाया कि वो टेंपल जाकर के सेल्फी लेगा और दिखाएगा कि वो उस रात तो धार्मिक कामों में व्यस्त था और अपने रिश्तेदार से भी मिलने गया था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब डीप इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी कि तभी हिडन कोर्ट मैरिज भी सामने आया और साथ में सुमित्रा के नाम पे कराई गई 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी भी, वो पेपर भी सामने आए। और यहीं से पूरा गेम साफ हो गया। पुलिस को पता चला कि यही खेल उसने अपनी पहली पत्नी साथ भी खेला था। उसके नाम पर भी 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी की गई थी, लेकिन उसके लिए पहली पत्नी का इस दुनिया से जाना जरूरी था। तो दीपक ने एक ऐसा तरीका निकाला कि उसने उस घटना को एक्सीडेंट दिखाया और उसके बाद इंश्योरेंस वालों को भी बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, जिसके बाद उसने उस पॉलिसी का पूरा पैसा भी क्लेम कर लिया और उसे खर्च करने की आदत लग गई और यही लालच उसकी लत बन गई। और फिर इसी लालच में उसने सुमित्रा को भी इमोशनल ड्रामा में फंसाया, चोरी छिपे शादी की और उसके नाम पर भी 1 करोड़ की इंश्योरेंस करवा दी। सोच यही थी कि बैठे बैठे आसानी से फिर से 1 करोड़ वो कमा लेगा, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंस गया। सारी चालें नाकाम हो गई और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। तो असल बात यही है कि लड़कियों को एक बार गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कई लड़कियां भागकर शादी कर लेती हैं या फिर बिना बताए शादी कर लेती हैं या किसी के साथ लिव इन में रह करके कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, लेकिन क्या पता इन सब के पीछे कुछ ऐसा ही राज छिपा हो। अब देखो, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं डरा रहा हूँ, बस सच है वही दिखा रहा हूँ। इसलिए जरूरी है कि ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले एक बार रुक कर सोचें, गहराई से जांचें और सच को परखें। और हाँ, खास करके माताओं से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने में आपका ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा। अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाएं, लिंक के साथ लगाएं और ग्रुप में शेयर करें, यानी कि आगे चल के कोई और एक बेटी मिस्ट्री ना बन जाए, उसकी ज़िंदगी मिस्ट्री बनकर ना रह जाए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।